नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अपने कमेंट सवाल भेजते रहिए, अपनी टिप्पणियां हमको भेजते रहिए हैशटैग कहानी कुर्सी की लगा करके। कैसा आपको शो लग रहा है, अभी के शो के बारे में भी बताइएगा, फीडबैक भेजते रहिएगा। बात अब मैं करने जा रहा हूं दोस्तों पहले यूपी की। यूपी में योगी आदित्यनाथ जो डायलॉग दे रहे हैं आजकल वो जबरदस्त है। पहले उन्होंने कहा था कि जो व्यापारी पर, माँ बहन बेटी पर उल्टी आंख दिखाएगा, मैली आंख दिखाएगा, तो हम उसको उल्टा लटका देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि हम राम को लाए ही नहीं हैं, हम राम नाम सत्य भी करवा देंगे जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। अब आज उन्होंने कहा है माफिया की पैंट गीली कर दी है हमने। तो योगी जी के बम्पर डायलॉग हैं ये, सुनिए जरा आज का ताजा लेटेस्ट डायलॉग। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। ये डायलॉग उन्होंने 2022 के चुनाव में मारा था, गर्मी शांत कर देंगे। जिनकी गर्मी आ रही सबकी गर्मी। ये कौन हो सकता है इसका बाद जिसका उन्होंने कहा काफिले रुक जाते थे मंत्रियों के, न्यायाधीश के भी, जब वो आता था माफिया, लेकिन जब हमने रगड़ा कोर्ट के सामने तो पैंट गीली कर दी। कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब इसमें कहें तो दो ही नाम ऐसे बड़े दिखते हैं। एक नाम जो अभी जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, मुख्तार अंसारी, और दूसरा अतीक अहमद। अच्छा, इसके अलावा कोई तीसरा नाम मुझे दिखता नहीं। पैंट गीली वाले डिस्क्रिप्शन में आते हैं दोनों। मतलब जिस संदर्भ में वो कह रहे हैं वो शायद वही है, मुख्तार अंसारी का नाम वो कह रहे हैं। वो बार-बार रगड़ जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्तार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, और जब दिल का दौरा पड़ा तो वो जिस अवस्था में थे, शायद संदर्भ उसी को नहीं, वो कह रहे हैं हमने रगड़ाई करी थी। हाँ, निश्चित तौर पर वो मुख्तार के आसपास का पूरा साम्राज्य, मुख्तार और अतीक दोनों का ही पूरा साम्राज्य ढह गया। लोगों के घर, जितने इनके साथ गुंडे थे उन सब का घर तोड़ दिया गया, कुर्की कर दी गई, बाकायदा ढोल नगाड़े बजाकर प्रशासन ने ये सब किया। तो इस जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उस डिस्क्रिप्शन में ये दोनों फिट बैठते हैं। जी राहुल जी, देखिए, अभी लेटेस्ट अगर बात करेंगे तो यही दोनों हैं जो से हर्षवर्धन कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो ओपन जीप में बंदूकें लेके निकलता था और किस तरह से वो पुलिस वालों को भी कुछ समझता नहीं था। एक बार किसी ने रोका तो उस पर गोली चला दी पुलिस वाले पे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि मुख्तार अंसारी लॉ एंड ऑर्डर को कुछ यूपी में वाकई माफिया की पैंट गीली है क्या? गर्मी शांत है? देखिए, अगर हम आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, परसेंटेज जो है, जो एक सडन जंप है परसेंटेज में कार्रवाई होने का, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, वो बहुत बड़ा चेंज है उत्तर प्रदेश में। तो उससे लगता है कि जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम होगा। बार बार वो डायलॉग अपने लॉ एंड ऑर्डर पर ही देते हैं, अपराधियों पर ही, माफिया पर ही। क्योंकि जो योगी मॉडल है आज के दिन में, जैसे एक आप कहते हैं बिजनेस मॉडल और डेवलपमेंटल मॉडल, तो इस ढंग से जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है वो योगी मॉडल मुझे लगता है वो बहुत सफल मॉडल रहा है। क्योंकि जितने, एक ध्यान दीजिए, अखिलेश के समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में लगभग शीर्षस्थ था उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंसा विहीन समाज हो जाता है या हिंसा होती नहीं है, घटनाएं नहीं हो सकती हैं, वायलेंस नहीं होते, लेकिन आज कम से कम लोग बहुत ये कह सकता है कि कम से कम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो गैंग होता था वो करीब करीब आज के दिन में उत्तर प्रदेश से गायब है। या तो वे मारे जा चुके हैं, वह ये जेल के सलाखों के पीछे हैं, या वो कहीं भाग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो कम से कम अपने
जो चुनाव में जाने के साथ अपने चुनने वालों से कम मुखातिब वो कह रहे हैं कि देखना ये गलती मत कर देना, यस, ये वाकई ये गलती मत कर देना, आगाह कर रहे हैं लोग, आगाह कर रहे हैं। हो सकता है कोई लोग जाति के नाम पर वोट देता हो, कोई जो होता है धर्म के नाम पर वोट देना रहा, कोई रीजन के नाम पर, कोई अपने पसंद के नाम पर, नापसंद के नाम पर, तो वो इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तुम्हारे सामने है। तुम एक आतंकवाद राज चाहते हो उत्तर प्रदेश में, दंगा मुक्त चाहते हो, या आतंकवाद। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, आप यूपी में जाएं, आप लोगों से बात कीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं आप मुसलमानों से जाके यूपी में बात करो, कभी मुसलमानों से, क्योंकि आरोप क्या लगाया जाता है कि एक धर्म के लोगों को कोई टारगेट करते हैं, उन्हीं के पैर में गोली लगती है इनकाउंटर में। मुख्तार भी मुसलमान, अतीक भी मुसलमान, लेकिन अगर आप एक आम मुसलमान से बात करेंगे, वो भी आपको ये बताएगा कि साहब शांति तो है, नहीं शांति है। देखिए शांति है, लोग खुले सड़कों पर चल रहे हैं, रात्रि में भी चल रहे हैं। देखिए घटनाएं होती है वो अलग है बात, छोटी मोटी घटनाएं दुनिया का कोई देश उठा लीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है स्कॉटलैंड पुलिस, वहां भी क्या नहीं होती है, क्या घटनाएं होती हैं, ब्रिटेन में नहीं होती हैं, होती हैं, अमेरिका में नहीं होती हैं, होती हैं। लेकिन यदि हम कहें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला हो तो उत्तर प्रदेश आज के दिन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहित जरूर हो गया है। ठीक है ये हम उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकते हैं। ये 2008 का संदर्भ जरूर दिखाई देता है कि अतीक अहमद को जब दिल्ली पुलिस ने जो है पीतमपुरा में गिरफ्तार किया था, तब का संदर्भ जरूर आता है कि तब करनैल सिंह जो थे वो ईडी के जो बाद में निदेशक बने थे, वो तब स्पेशल सेल के हेड थे। तो अच्छा। वो संदर्भ आता है कि अतीक अहमद को जब स्पेशल सेल की टीम जो है पकड़ने पहुंची थी तो उनकी पैंट गीली हो गई थी। चलिए अच्छा, पैंट माफिया की गीली हो, गीली ही रहनी चाहिए। यूपी की राजनीति में दोस्तों आगे और क्या हो रहा है, मैं आपको अब अगला बयान जो है वो शिवपाल यादव, मायावती की खबर बताने पहले। अच्छा, मायावती की पहली रैली, यूपी, ये बड़ी खबर है ये देश की राजनीति में। बसपा चीफ मायावती आज से 2024 की इस चुनावी सभर में पूरी तरीके से उतर रही हैं और अपनी चुनावी पहली रैली वो आरएसएस के गढ़ नागपुर में कर रही हैं, और वो भी ईद के दिन कर रही हैं। अब क्या मतलब निकाला जाए इसका भाई, यूपी में चुनाव लड़ना है उनको, पहली रैली मायावती नागपुर में क्यों कर रही है हर्षवर्धन जी? नहीं देखिए, बहुत स्पष्ट है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, एक इलाका है, और इस पार्टी की जो पूरी विचारधारा है, वैसे तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा अम्बेडकरवादी कौन होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहे पंच तीर्थ की बात हो, दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर की बात हो, एक तरह से कहें तो वो सारी चीजें जो लोग कहते थे कि कोई दलित वाली पार्टी करेगी, कोई अनुसूचित जाति वाला दल करेगा, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो अब वो कोई बहस नहीं रह गई। लेकिन चूंकि मायावती की पूरी राजनीतिक जो बुनियाद है वो वहीं टिकी हुई है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जिस तरह के टिकट मायावती ने उत्तर प्रदेश में भी दिए हैं, भले ही उनको अभी पूरी तरह से रेस से बाहर माना जा रहा है, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें दिखती नहीं है, कुछ चीजें वो क्या भाजपा की मदद करने के लिए उतरी है चुनाव में? नहीं, ये मैंने कतई नहीं मानता। और मैं उनके सारे उम्मीदवार ऐसे हैं, बड़े बड़े मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम इलाकों में दिए हैं। कैसी बात कर रहे हैं? घोसी में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को उतारा, वहां से बसपा ने बालकृष्ण को उतार दिया है। और ऐसे कई सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम को नहीं उतारा है, मुस्लिम भी उतारा है, और बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम आज से नहीं उतार रही। अगर हम मुलायम सिंह यादव को कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका MY समीकरण है, तो इनका भी तो DM समीकरण। आप कह रहे हैं कि ये अपना जीतने के लिए उतरी है, बिल्कुल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उतर रही है। ऐसा कोई पीछे से हाथ नहीं मिला रखा है? ना, कोई हाथ नहीं मिला रखा है, और राजनीतिक तौर पर इसका उपयोग लोग करते हैं। जैसे क्या वो असदुद्दीन ओवैसी जीते तो क्या वो अपने हाथ मिला रखे थे क्या? और कमाल की बात यह है कि अभी माधवी लता तो जम के लड़ रही हैं। क्या सुंदर बात उन्होंने इंडिया टीवी पे उस शो में कही थी रजत जी के साथ। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस वो ओवैसी से वो लड़ाई लड़ रही है क्या? मुझे तो लड़ती नहीं दिख रही। तो हैदराबाद में ओवैसी से लड़ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो ऐसे ही बी टीम ए टीम ये सब मुझे लगता है ये राजनीतिक कोशिशें होती हैं। आप कह रहे हैं मायावती अपना चुनाव लड़ने की लड़ाई लड़ रही है। मायावती कम से कम एक्टिव तो हुई। देखिए हर राजनीतिक पार्टी जो है, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों में, सर माफी चाह रहा हूं, लोगों में यही राय है कि मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही है। देखिए परसेप्शन बनाने के लिए तो हर पार्टी जो है वो स्वतंत्र है, और ए टीम और बी टीम जो देखते हैं। अब आप देखिए इस देश में सेकुलर और कॉम्युनल वोटों का बंटवारा कैसे होता है।
यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट आकर के यदि ओवैसी उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो जितनी भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहना शुरू कर देते हैं ये तो सेकुलर वोटों का बंटवारा करने के लिए है, यानी कि जो मुस्लिम वोट होता है वो सेकुलर हो जाता है। और यदि हिंदू एक दूसरे से लड़ रहा है, एक पार्टी जो है वहाँ हिंदू कैंडिडेट है, दूसरा हिंदू कैंडिडेट है, तीसरा हिंदू कैंडिडेट है, तब कभी ये नहीं चर्चा होती है कि भाई हिंदू वोटों का बंटवारा हो रहा है। ये तो कॉम्युनल सेकुलर लाइन पर इस प्रकार का नैरेटिव नहीं आता। देखिए राजनीति में हर को और चाहिए भी यही कि अपनी जमीन और किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो वो भी अपनी जमीन की तलाश नहीं छोड़ रहे हैं, बीएसपी अपनी इनके जमीन उतरने तलाश से कर रही भाजपा है। को फायदा है या नहीं सर, सिंपल प्लेन? देखिए ये तो चुनाव ही बता पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होने। अब क्या पता यदि उस वोट पर यदि मुस्लिम बहुत कंसोलिडेटेड वोट यदि कर देते हैं मायावती जी के पक्ष में, तो क्या पता हो सकता है कि वहां से बीएसपी। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, नहीं, तीसरी संभावना से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? 19 के चुनाव में तो ये प्रमाण है ना कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम कर दी, ये थोड़ी ना कम कर पाए। इस बार की बात हो रही है ना, ठीक, उस लेकिन वक्त तो अलायंस में थी वो। हाँ अलायंस में थी, लेकिन क्या मायावती के प्रत्याशी उस जगह पर समर्थन नहीं हासिल कर भाई वोट किसका काटेंगी वो? भाई वोट ये वोट किसका काटेंगी? नहीं नहीं सौरभ देखिए ये वोट बड़ा सपा अन्याय का आप करते काटेंगी, हैं। कांग्रेस सपा का कहां से काटेंगी। हो गया? सपा का कहां से हो गया? सपा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव लेके आए थे अपने घर से, सफाई से लेके आए थे। अरे भाई राजनीति में आप एक कलेक्टोरेट पकड़ते हैं, आपने मुस्लिम यादव बनाया, मायावती ने दलित मुस्लिम बनाया, और मायावती तो ज्यादा तेजी से गई। मुस्लिम डिवाइड होगा ना वोट में? नहीं मुस्लिम कैसे डिवाइड हो? क्यों नहीं तो होगा? हिंदू नहीं डिवाइड हो रहा, हिंदू नहीं डिवाइड हो रहा है, हिंदू मेजॉरिटी वोट है, वो तो बट ही रहा है, वो तो ऐसे सब में ही कैसे? बट रहा है। ये राजनीतिक अब मतलब इसको खत्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं बालकृष्ण चौहान घोसी से लड़ेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काटेंगे। बालकृष्ण चौहान घोसी से लड़ेंगे तो अरविंद राजभर के सामने नहीं नहीं नहीं, कैसे काटेंगे भाजपा का वोट? कैसे क्यों? काटेंगे भाजपा का? अरे, हिंदू घोसी वोट- की बात कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं हिंदू वोट काटेंगे ना सर। भाई। वो बात वोट तो एक यही हो सेकंड, जाती वो है। वोट किसका? बालकृष्ण चौहान किसका वोट काटेंगे? 3 उम्मीदवार, मुझे तीनों नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूं अरविंद राजभर, राजीव राय और बालकृष्ण चौहान। अच्छा, अब अरविंद राजभर हो गए मोदी, मतलब मोदी का वोट। अरविंद राजभर, सुभाष पावले, अरविंद राजभर को जो वोट मिलेगा वो मोदी का वोट मिल रहा है, और जितना वोट बसपा को और सपा को मिल रहा है वो एंटी मोदी वोट मिल रहा नहीं, है। ये आप कैसे कह और रहे क्या हैं? होता है? ये कौन सी गणित हुई? भाई, अगर लड़ाई ऐसी है, गणित- अगर ऐसी लड़ाई गणित है, हो- मोदी ना, 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 मोदी नहीं। अगर ऐसी गणित होती नहीं, तो सौरभ जी, समाजवादी पार्टी, सौरभ बहुजन जी, समाज पार्टी, कांग्रेस से सारा मिलकर लड़ रहे होते। नहीं सौरभ लड़ जी, रहे। सौरभ जी, अगर आप- मल्टी पार्टी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आप तो तो टू वही पार्टी नहीं, सिस्टम करा वही दिए। बात मैं नहीं ना, सिंपली असल इसको बात पुट इनका कर जो देता हूं। तर्क है वो तर्क है जैसे इंडी गठबंधन सब एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, आप मैं पूछिए एक कुछ। कमेंट कह देता हूँ। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि मायावती अगर चुनाव लड़ रही हैं तो उनका जो दलित वोट है वो मोर और लेस इंटैक्ट रहता है। हाँ। यानी वो जो किसी में भी सेंध मारती हैं तो वो एंटी मोदी वोट में ही, मतलब जो एंटी मोदी वोट पड़ रहा होगा उसी में मारेगी। वो उसी में करेंगे, उसी में फायदा करेंगे। और किसका होगा देखिए इससे? ये फायदा किसका होगा इससे? इससे फायदा जो है वो नेचुरली बीजेपी का होगा। बीजेपी का फायदा होगा। और मैं ये भी नहीं, बात अगर देखिए, दलित वोट और भाजपा दूसरा में चला जाएगा तो दलित वोट ज्यादा कटता नहीं है, हमने जो- देखा है ना, जो आप हमने हिस्ट्री स्कीम्स देखी की है तो बात नहीं कर रहे कटी हैं। ना। नहीं, आप स्कीम्स की बात हम कर तो रहे हैं। इतने चुनाव देख लेते हैं उसमें कितना कट लेकिन गया। अभी पिछले कुछ दिनों में कहां से शिफ्ट हुआ? मैं ये नहीं- ये जो 10 से 15% हर कॉन्स्टिट्यूंसी आप में फिर मोदी में को मैं मिला, दलित किसका वोट वोट निकाल के दिखा दूंगा, वो नहीं दलितों का होता। वोट है कि नहीं? नहीं वो करता। मुलायम सिंह भाई, यादव जो पिछड़ों का वोट मिलता है, वो है चलिए, कि अच्छा नहीं? चलिए, दूसरा ये नहीं ओके कहा। सर, अगली खबर, अगली खबर, अगली खबर। मैं बस तीसरी खबर बता के निकल जाता हूं कि चर्चा पुरानी हो गई है। अब बदायूं पर अब भी कंफ्यूज अखिलेश यादव, पहले दिया धर्मेंद्र यादव को, फिर हटाकर चाचा को दिया शिवपाल यादव को। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं मेरे बेटे को दे दो। बेटे का नाम क्या है उनका? आदित्य। आदित्य। अब आदित्य को दे दो, तो अब आदित्य को मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन उनके पिता चाह रहे उन्हीं को मिले टिकट। तो अखिलेश यादव की समस्याएं कम नहीं हो रही। अब जरा बिहार आ जाइए, बिहार तस्वीर दिखाई जरा। चर्चा में बड़ी सोशल मीडिया में कि नवरात्र शुरू हो गए हैं और नवरात्र में सब हर आदमी सब अंडा मीट मछली शराब सब छोड़ देता है। वो खा रहे थे, मुकेश साहनी जो VIP पार्टी के उनके साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। ये मछली खाने वाला उनका वीडियो आया कि बस हमको 10 मिनट मिलता है खाने के लिए, ये हमारे लिए मछली आए हैं, चेलका मछली शायद बोले नहीं होती है वहाँ पर, वो मछली लाए। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, अरे भाई कैसे हिंदू हो तुम, नवरात्र में जो है मछली खा रहे हो, मछली मांस खा रहे हो। एक तो ये बात हो गई। अगले दिन तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाया संतरा खाते हुए, दिखाइए वो भी, हम तो संतरा खा रहे हैं। अब इसको अप साउंड सुना दीजिए जरा। और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं, इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा नमक रोटी खाए, और हम लोग अच्छा खाए नहीं, एक तो समय नहीं मिला देता।
अब उन्होंने कहा हम संतरा खा रहे हैं, अब तुम संतरा खाने पर भी बोलोगे। खैर, ये मुद्दे बनाने की, छोटे छोटे मुद्दे बनाने की कोशिश होती है। मीसा भारती की बात सुना दीजिए जरा। मीसा भारती कह रही हैं अभी सत्ता में जो है हमेशा तो नहीं रहेगा, वक्त बदलेगा, हम भी आएंगे तो मोदी जेल जाएंगे। मीसा भारती। लाख रोजगार दे रहा है जो इंडिया गठबंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। वाह, मतलब एजेंडा बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी को जेल में डालेंगे। नहीं, ये कोई आज का एजेंडा तो है नहीं। ये तो जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से एक कोशिश थी। लालू जी रेल मंत्री थे तो गोधरा की पूरी जांच ही पलट दी। इतना पता चल रहा है कितनी खार खाए बैठे। लेकिन मैं कह तो रहा हूं ये देश को याद आ जाए इसी बहाने ना कि गोधरा की जांच पूरी लालू जी के रेल मंत्री रहते पलट दी गई थी। तो कोई पहली बार नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं पड़े हैं। वो बने थे उस जांच में, उसके मुखिया वो बने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे एक बार, क्रिश्चियन थे, क्या नाम उनका? नहीं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम भूल रहा हूं। लेकिन उस वक्त ये पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया गया। जेम्स समथिंग। यही लालू यादव कहा करते थे, यही विपक्ष के लोग कहा करते थे, कह रहे वो तो जानबूझ के करवा दिया गया, गोधरा के दंगे को कहा जाता था। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें चुनाव के समय में करके कि नरेंद्र मोदी को जेल में डाल देंगे, मीसा भारती अपनी पार्टी का और नुकसान कर रही हैं, अपने परिवार का और नुकसान कर रही हैं। नरेंद्र मोदी कोई अपने घर से लाकर नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हो गया है, न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अभी सरकार पीली पड़ी है, इनको जेल में डालो, तो उन्होंने कहा हम आएंगे, हम तुमको जेल में डालेंगे। देखिए, बिहार में यदि कहीं भी आप जाएं और यदि भ्रष्टाचार का जिक्र आता है तो पहली तस्वीर जो सबके मानस पटल पे आती है आंखों के सामने, वो लालू प्रसाद यादव की आती है। और लालू प्रसाद यादव सिर्फ वहीं तक बात नहीं रह जाती है। एक समय ऐसा था जब पटना के बारे में कहा जाता था कि पटना में एक पार्टी के मुखिया के बेटे बेटियां जिस दुकान में हाथ रख देते थे, जिस वस्तु पर हाथ रख देते थे, वो वस्तु उनकी हो जाती थी और वो घर चले आते थे। तो ये किस्सा मैंने सुना है, अगर सही है तो बताएं। मैं कह रहा हूं आभूषणों को लेकर कहा जाता था, कई चीजें। इनकी किसी बेटी की शादी थी, मुझे नहीं पता किसकी शादी थी, खबर आई थी उस वक्त। खबर ये थी कि पटना के अंदर जितने कार के शोरूम थे, सारी गाड़ियां, नई गाड़ियां निकालवाली गई थी वहीं से बारातियों के लिए, घर के। एक बात बताएं, पटना यदि आप बिहार जाएंगे, ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों कहानियां। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, बिहार की जनता यदि बिहार के बारे में जब भी भ्रष्टाचार आते तो लालू और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। और ये बात सही है कि जैसे ही ये अपने आप को उस घेरे में ला रही हैं, लोगों को फिर वो सारे जंगल राज याद आ जाते हैं। अच्छा, कैसे डॉक्टर्स और समय खत्म हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस बार ममता बनर्जी की बात भी सुनवा दीजिए, एक बयान सुनवा दीजिए जल्दी से बस। ममता बनर्जी कह रही है दंगा करने आएंगे, तुम रहना कूल। सुनिए। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा, यही बात में रहता है। हम तो एक छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा।